हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होकर थोड़ा रेडी हो जाती हूँ और इसके बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो सबसे पहले ना आज मैं एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक पढ़ने वाली थी और मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है वैसे मैं यहाँ से पॉलिटी कंप्लीट कर लूँगी। बट जब मैंने इसे थोड़ा उलट पलट के देखा तो मुझे वैसा फील नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं तो ये थोड़ा मुझे हेक्टिक लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए आज मैंने टारगेट रखा है कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री सर ने पढ़ाया है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सबको एक दिन में कंप्लीट करूँगी। तो मैंने शुरुआत की थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और जितने भी आंदोलन थे, जितना भी टॉपिक है, सब कुछ लर्न करना है आज मुझे। तो बस लर्न करने के प्रोसेस में मैं लग गई हूँ। और आपको तो पता ही है कि मैं कैसे लर्न करती हूँ, मैं रिवीजन मेथड से लर्न करती हूँ, बार बार रिवाइज करके लर्न करती हूँ। बट हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपने भी ऑफिसर्स एकेडमी से क्लास की है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपने अटेंड किया है तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सर ने कंटेंट दिया है, बहुत बढ़िया कंटेंट दिया है। तो बस अभी सबको मैं लर्न कर रही हूँ। और देखिए, मैं बीच बीच में ना ऐसे बेड पर भी बैठ कर या लेट कर पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर आपको बहुत लॉन्ग आज तक पढ़ना है तो आप एक जगह बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक जगह बैठ कर पढ़ने से थोड़ी नींद भी आने लगती है और दूसरी बात ये है कि आपका बैक पेन भी होने लग जाएगा। जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और ये रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अरविंदो घोष ने ना नहीं विपिन चंद्र पॉल 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक बैठक हुआ जिसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और विपिन चंद्र पॉल जो होता है उसको हेड करते हैं। और इसमें मतलब अधिनियम पारित किया गया, भारतीय शिक्षा परिषद अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत कोलकाता नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। और इसी कोलकाता नेशनल कॉलेज के पहले जो प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं वो अरविंदो घोष बनाए जाते हैं। इसके अलावा अवनींद्र नाथ टैगोर जो है इंडियन ओरिएंटल आर्ट्स एंड सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसमें वो कला के लिए और शशि चरण सर ने बहुत सारा यूट्यूब पर मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी आपका पोर्शन है पीआरटी एग्जामिनेशंस के लिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है उन्होंने अपलोड किया है। उसमें उन्होंने एमसीक्यू सेशन कराया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं उन वीडियोस को देखती हूँ तो उसके बाद ना सर क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको डील करेंगे, 3-4 फैक्ट्स आपको बताएंगे न्यू। तो ऐसे में क्या होता है कि उस समय तो वो मेरे दिमाग में रह जाता है, बट बाद के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। बाद में मुझे लगता है कि मैं उन सब चीज़ों को भूल गई हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अच्छे से पहले लर्न कर लूँगी और उसके बाद ही एमसीक्यू सेशन अटेंड करूँगी। और स्पेशली हिस्ट्री के साथ क्या होता है ना कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आप पढ़ रहे हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आता है दांडी मार्च। तो ये दोनों इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसे में सबको सीक्वेंस में लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए, आज मॉर्निंग स्लॉट में ही मैंने लगभग 3.25-4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। सुबह के 6:50 हो गए हैं और सुबह का जो फर्स्ट सेशन है उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। मैंने शुरुआत की थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और उसके बाद मैंने उग्र राष्ट्रवादी चरण स्टार्ट किया। उग्र राष्ट्रवादी चरण में मैंने बंगाल विभाजन पढ़ा। बंगाल विभाजन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से किया। उसके बाद उसके अंदर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी आता है, तो वो भी मैंने किया। टाउन हॉल की जो बैठक कलकत्ता में 1905 में आयोजित की गई थी उसे भी मैंने पढ़ा है। और इसके अलावा मैंने मुस्लिम लीग भी पढ़ा। मुस्लिम लीग के बाद मैंने कांग्रेस का विभाजन, मुजफ्फरपुर बम कांड, ये टॉपिक भी कंप्लीट किया है। इसके बाद पार्लियामेंटो सुधार भी कंप्लीट किया है। इसके बाद दिल्ली दरबार और बहुत से टॉपिक्स जैसे होम रूल लीग, हार्डिंग बम कांड, और इसके अलावा लखनऊ समझौता के बाद रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बम कांड, और जालियांवाला हत्याकांड के बाद मैंने खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के बाद लास्ट मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ा है। और अब जो मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूंगी उसमें मैं गांधी युग स्टार्ट करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये जो था इधर तक ये उदारवादी चरण का था। अब गांधी युग आ जाएगा, तो गांधी युग में जो भी आपका आएगा असहयोग आंदोलन या फिर और भी स्वदेशी आंदोलन जो भी है, गांधी जी जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किया था उन सभी आंदोलन को पढ़ूंगी। तो अभी इसमें भी बहुत सारा बाकी है। अगर मैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल 110 पेजेस का नोट्स है मेरा। तो 110 पेजेस को आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और देखते हैं कि मेरा ये टारगेट अचीव हो पाता भी है या नहीं। आप देखिए, वीडियो में आगे बढ़िए। और अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन का काम करने के लिए। तो बस किचन का काम करने के बाद मैं दोबारा से लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो मिलती हूँ आपसे किचन का काम करने के बाद। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। और आप ये देख रहे होंगे दरवाजे पर नीम की पत्तियाँ लटकी हुई हैं। तो आज ना पंचमी है, तो हम लोग नाग पंचमी आज के दिन ही मना लेते हैं। बट कैलेंडर में आप चेक करेंगे तो नाग पंचमी दूसरे दिन है, बट हमारे यहाँ ना या हमारे गांव में आज ही मनाया जाता है। तो बस नाग पंचमी है तो इसलिए आज मैं सेवई भी थोड़ा सा बनाऊँगी और इसके साथ मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में पूड़ियाँ बनाऊँगी।
आज किचन का काम तो है थोड़ा ज़्यादा, बट कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ, क्योंकि आज किचन का भी काम ज़्यादा है और जो टारगेट सेट किया है मैंने वो भी ज़्यादा है। अचीव तो मुझे दोनों करना है, लेकिन हाँ ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो मेरा आज का टारगेट है कि पूरा जो हिस्ट्री मुझे कंप्लीट करना है। और आपको भी यही कहूँगी कि आप भी टाइम निकाल कर बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो 50 दिन हैं हमारे पास हाथ में, ये हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मीन्स आप ये समझिए कि आपके सामने 50 दिनों की कोई दीवार है, अगर आप इसमें हर दिन अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, हर दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, तो समझिए कि 50 डेज़ के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है और आपका इसमें सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। देखिए, एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को हमेशा पता होता है कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो हो सकता है कि 50 डेज़ के बाद आपकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना गड़बड़ चल रही हैं। मीन्स कि हम चाहते हैं कि हम जॉब करें, इंडिपेंडेंट रहें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, स्पेशली अपने पेरेंट्स की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक मैरिड लड़की के लिए। हम जैसे मैरिज के बाद अपने पेरेंट्स को भूल ही जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा पूरा टाइम जो है वो केवल हमारे ससुराल वालों के लिए है। बट थोड़ा सा याद रखिए कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पेरेंट्स के लिए भी है। उन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया है, तो जब बचपन से पढ़ाया लिखाया तो उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम जॉब लें, उनका सर ऊंचा करें, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदें, उनको कंफर्ट दे सकें। तो हो सकता है कि अगर आप ये 50 डेज़ बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो 50 दिनों के बाद आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में कर पाएँ जो आप चाहती हैं, क्योंकि मौका ना हर बार नहीं मिलता है। और हो सकता है अब जब नेक्स्ट वैकेंसी आए तब टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाए। अगर मैं बात करूँ बिहार वैकेंसी की ही, तो बहुत दिनों के बाद, लगभग 5 सालों के बाद नेक्स्ट वैकेंसी आई है। बहुत दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे, और जितनी बड़ी वैकेंसी आई है ना, इसके बाद दोबारा से टीचिंग वैकेंसी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्पेशली फिर दोबारा जब चुनाव होंगे तब वैकेंसीज आएंगी। तो इसीलिए अभी आप मौका का फ़ायदा उठाइए। अभी जितना अपॉर्चुनिटी आपके पास है उतना ही हर एक कैंडिडेट के पास है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपने दिन को सेट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जैसे मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटे ज़रूर पढ़ाई करूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि स्टैंड अप लेडीज़, ओन योर टाइम एंड ओन योर लाइफ। अपने टाइम को ओन कीजिए और अपने लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना लीजिए। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दिया था, क्योंकि कल मैंने बहुत ही बड़ा टारगेट सेट कर लिया था ज्योग्राफी पढ़ने का, और आज का भी टारगेट बहुत बड़ा है हिस्ट्री पढ़ने का। तो एक्सरसाइज और पढ़ाई दोनों में से मेरे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो मेरे लिए अभी मेरी पढ़ाई है। तो इसीलिए आज भी एक्सरसाइज को स्किप करूँगी और हिस्ट्री कंप्लीट करने में लग जाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि रात में या फिर शाम में एक्सरसाइज करूँ। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो, अदरवाइज़ इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्सरसाइज अभी नहीं है। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने लग गई थी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। तो फाइनली फ्रेश होने के बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और देखिए सुबह के 10 बज रहे हैं। हे गाइस, सुबह के 10 बजने वाले हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो मेरा सेकंड स्लॉट है उसमें मुझे गांधी युग स्टार्ट करना है। बट हाँ, पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जहाँ से मैंने आज सुबह में शुरू किया था, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मैं जब रिवाइज करी थी तो बार बार भूल रही थी, तो उनको मैंने ना टिक कर दिया है पेंसिल से ही। तो अभी मैं उनको एक बार क्विक रिवाइज कर लूँगी, और एकदम रिवाइज करने के बाद मुझे लगता है उसमें हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम तो चला ही जाएगा, और उसके बाद फिर मैं गांधी युग पढ़ना शुरू करूँगी। ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मैंने नोट्स बनाया है, जिसमें जो पहला चरण मैंने पढ़ा था, प्रथम चरण जो मैंने पढ़ा था उदारवादी चरण, और द्वितीय चरण जो था वो था उग्र राष्ट्रवादी चरण। तो आज मैंने उग्र राष्ट्रवादी चरण को पढ़ा है, और ये जो उग्र राष्ट्रवादी चरण है ये टोटल 25 पेजेस का नोट्स है। और आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं ऐसे ही बताती हूँ कि 25 पेजेस का नोट्स है, तो एक्चुअली मेरी एक ट्रिक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने माइंड में सेट करती हूँ कि एक पेज को मुझे 10 मिनट का टाइम देना है। तो फिर ऐसे क्या होता है कि 10 मिनट में बहुत ज़्यादा इफिशियंसी से पढ़ पाती हूँ, और अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है। एक बार कोशिश करके देखिएगा कि अगर आप एक पेज पढ़ रहे हैं तो आप अपने मन में सोच लीजिए कि 10 मिनट तक कंसंट्रेशन बस यही होना चाहिए, और फिर देखिएगा कि एक पेज को पढ़ने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर जब आप पढ़ेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। मुझे कल एक कमेंट आया था जिसमें मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दी
इतने कम टाइम में कोर्स कैसे कंप्लीट करें। तो हाँ, ये बात तो थोड़ी टेंशन वाली है, क्योंकि जो भी बिहार के आउटसाइडर कैंडिडेट हैं उनको बहुत देर से इन्होंने अलाउ किया है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास टेंशन बन गई है कि एग्ज़ाम डेट तो चेंज होने वाला है नहीं और टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इतने कम टाइम में इतना वास्ट कोर्स कैसे कंप्लीट किया जाए। तो ये बात तो है, बट मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटीज़ कर लीजिए। वैसे एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तो उसमें भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, एनसीईआरटी में एक चीज़ फिक्स है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनाएंगे या फिर एससीईआरटी से क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें आपको क्या होगा ना कि जितना ज़रूरी है आप उतना पढ़ पाएंगे। मैं तो दोनों पढ़ूंगी, जैसे अभी मैं हिस्ट्री का नोट्स पढ़ रही हूँ जो टीचर ने पढ़ाया है वो, और इसके अलावा मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स कंप्लीट करूँगी। इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप पहले एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़िए। ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होगा। हे व्यूअर्स, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैंने एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स प्रस्ताव तक मैंने पढ़ लिया है और इसके बाद मुझे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना है। बट अभी ना लर्न करते करते मुझे उतना ज़्यादा मेरी एनर्जी मुझे लग रहा है कि थोड़ी लूज हो गई है और थोड़ा मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में भारत छोड़ो आंदोलन से स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप भी लॉन्ग आवर्स तक पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए ना कि आप हमेशा पानी अपने साथ रखिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होते रहे। और स्पेशली अगर आप बोल कर पढ़ते हैं तब तो मुझे लगता है कि आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और टाइमर ऑन करने के बाद दोबारा से लगी हूँ पढ़ाई में। और आपको तो पता ही होगा कि इस टाइम का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अभी ये सिचुएशन है ना कि अभी हर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो एस्पिरेंट्स जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि अब जो लास्ट के 50 to 55 डेज़ हमारे पास बचे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लड़की हैं और आप आरक्षण के अंदर आती हैं तो आपका जॉब हो जाएगा कम मार्क्स आने पर भी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और उन सब से कम्पीट करने के लिए हमें भी उनके इतना पढ़ना होगा या उनके बराबर पढ़ना होगा। 2 hours later. एटीन 85 में अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, स्थान था इसका बॉम्बे। प्रस्तावित स्थान पुणे था, बट प्लेग की वजह से बॉम्बे में कर दिया गया। और इसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी की बैठक में व्यस्त होते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाता है दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर, ठीक है। और इसमें 9 प्रस्ताव पारित होते हैं। सॉल्ट टैक्स का विरोध किया जाता है। ये हो गया 1885 का। 1886 में स्थान है कलकत्ता और अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं और ये 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार बनते हैं 1886 में कलकत्ता में, फिर दूसरी बार बनते हैं 1893 में लाहौर में, फिर तीसरी बार बनते हैं 1906 में फिर से कलकत्ता में। और इसमें 16,000 रुपये टोटल खर्च हुआ था, जिसमें 2500 रुपये का जो दान है वो दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने किया था। इसके अलावा हथुआ महाराज और घुमराव महाराज ने भी इसमें दान दिया था। इसके अलावा बिहार से विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके सहयोगी के रूप में पुनेंदु सिन्हा और गजाधर प्रसाद वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये हो गया 1886 का। अब आता है 1887। अच्छा, इसमें कांग्रेसियों को ब्रिटिशर जो है वो उद्यान भोज कराते हैं, उनका वेलकम करते हैं और इसी में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में जाता है। फिर है 1887 का। 1887 में आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर ना मैं अधिवेशन लर्न करी थी कांग्रेस का और सबको सीक्वेंस में लर्न करी थी। जैसे पहले फर्स्ट किया, सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर सबको एक बार बोल रही थी, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करी थी। ऐसे करके मैंने 10 अधिवेशन लर्न किए और अभी देखिए शाम के बज गए हैं 6। हे गाइस, फाइनली शाम के 6 बज गए हैं और मैंने हिस्ट्री का केवल जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है बस मैंने उसे कंप्लीट किया है। एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन तो अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है ऐप में, तो सर उसकी क्लासेस अभी ले ही रहे हैं। तो आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सब कुछ लर्न किया है। बट हाँ, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने अधिवेशन को स्किप कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले भी अधिवेशन को 2-3 बार पढ़ा था। बट अधिवेशन ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से लर्न नहीं करेंगे तो आपका 2-3 अधिवेशन तो आराम से मिक्स हो जाएगा। तो अधिवेशन में मैंने क्या किया है कि सर ने टोटल 30 अधिवेशन कराए थे, तो आज केवल 1 to 10 को कर लिया अच्छे से लर्न। और देखती हूँ जब मैं हिस्ट्री रिवाइज करूँगी नेक्स्ट टाइम, तब मैं 10 से 20 और 20 से 30 लर्न करूँगी। बट आज मैंने 9 घंटे की पढ़ाई कर ली है, जो कि मेरे लिए मोर दैन इनफ है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन कर रहा है। तो बस यही था मेरा आज का स्टडी स्लॉट।
और आज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया था, आज मैंने हिस्ट्री किया है और नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट होगा वो पॉलिटी होगा। बट हाँ, पॉलिटी पढ़ने से पहले मैं 2-3 दिनों का गैप लूँगी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को बार बार रिवाइज़ करूँगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करूँगी, ताकि जो भी मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में परमानेंट हो जाए। उसके बाद मैं पॉलिटी लर्न करना शुरू करूँगी। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।